हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय सॉल्यूशन चैप्टर और आज उसका लास्ट लेक्चर है। 3 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस कर जा रहे हैं एबनॉर्मल कंडीशन, यानी इसका नाम ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? देखिए, चलिए आपने सॉलिड को सॉलिड में मिलाया, उसने क्या किया, वेपर प्रेशर कम कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो गई। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन आपने जितने और आपको पहले बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किस पर डिपेंड करती है बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के पर। यदि यानी इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल किसी वजह से घटते या बढ़ते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वह चेंज हो जाएगी। यदि बेटा क्या होगा, यदि आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घटते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। पार्टिकल बढ़ेंगे यानी जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल है वो आयनाइज होता है या कहा जाए डिसोसिएट होता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, आइडियल कंडीशन से बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो आइडियल कंडीशन है, जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है उससे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और यदि आपका एसोसिएशन होता है, मतलब डायमराइजेशन होता है, ट्राइमराइजेशन होता है, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घट जाएंगे। वह दो मॉलिक्यूल जुड़ के कंबाइन होकर डाइमर बना दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल संख्या 1 हो गई ना, तो संख्या क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी एसोसिएशन हो गया या कहा डायमराइजेशन हो गया, ट्राइमराइजेशन हो गया। तो एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घटेगा, और जब डिसोसिएशन या आयनाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो क्या होगी, वह थ्योरेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या होगी, डिफर होगी। उसी की बात हम लोग करने चल रहे हैं। क्वेश्चन जब हमको मिलेगा तो हम क्या करेंगे उसकी बात भी आपको बताएंगे। पहले थोड़ा कुछ सीख लें। देखिए एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो दो कंडीशन है, एक आपका डिसोसिएशन और सॉल्यूट है, और सॉल्यूट आपका टूटे आयनाइज हो, और दूसरी कंडीशन होगी एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे ये हम अभी बताएंगे। पहले समझ लें क्या कह रहा है। कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस। पता क्या होगा, कि वो डिसोसिएट होगा, किसमें डिसोसिएट होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा। सीधी सी बात है, आयनिक कंपाउंड होगा। आयनिक कंपाउंड आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको ध्यान रखना है। कैसे पहचानेंगे भाई, अल्कली मेटल्स हैं, अल्काइल मेटल्स हैं, उनके कंपाउंड जो भी आपको मिले वो क्या, वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपको हमने पूरी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रखी है, आप आयनिक कंपाउंड बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड है तो वो डिसोसिएट होगा, तो वहां पर आप ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन में आपको बोलेगा इतना % आयनाइज हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आयनाइजेशन हो रहा है। या फिर आपको आयनिक कंपाउंड के स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। ठीक है बेटा, वही कह रहा है कि कंपाउंड्स डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस, यानी कटायन या आयन से टूटेगा। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस। जब बेटा उसमें डिसोसिएशन या आयनाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप क्या होगा, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, मतलब जो मिलेगी आपको या जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसका मान जो नॉर्मल या कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उससे क्या होगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और सॉल्यूट पार्टिकल आपका बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब एक यहाँ पर नया टर्म यूज होगा आपका वांट ऑफ फैक्टर आई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। इसका हम लोग यूज करेंगे, इसका को इस्तेमाल किया जाएगा। समझिए आई होता क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, ये आई इक्वल होता है ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल या कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी जो ऑब्जर्व हो रही वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसके जगह पे इसको हो सकते हैं इस तरह लिखना है यहाँ पर, या आई इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो यदि आपको याद हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन इनवर्स का है। क्या इनवर्स का है? तो यहाँ देखिए ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर था तो यहाँ पर वो क्या होगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, क्योंकि जब आपका मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वही दिया आई इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। डिसोसिएशन जब भी होगा तब आपका आई का मान ग्रेटर देन 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान रखिएगा। आई का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। आई कैसे निकालेंगे, हमने इसका जो डेरिवेशन है वो नहीं याद है, वो डेरिवेशन कोई काम नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन या और आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनाइजेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं।
अल्फा स्क्वायर होता है आई माइनस वन बटे एन माइनस वन। आई क्या है, वन ऑफ फैक्टर है, ठीक है, ये आपको निकालना होगा, ठीक है, या आई दिया होगा, अल्फा पूछ लेगा, जो भी पूछे। आई क्या आपका वन ऑफ फैक्टर है। एन क्या, एन आपका नंबर ऑफ आयंस फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, लिखा होगा एन है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, कितने आयंस बनने चाहिए, वो क्या होता होगा आपका स्मॉल एन, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए अल्फा क्या होगा, वन होता है, क्यों होता है, क्योंकि 100% आयनाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है 100% आयनाइजेशन, जब 100% आयनाइजेशन होगा आपका अल्फा स्क्वायर भी आपका वन हो जाएगा, पूरा वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से क्या आई स्क्वायर टू आ जाएगा एन, आई स्क्वायर टू आ जाएगा एन। यदि आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई का उतना ही मान होगा जितने नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होते हैं आयनाइज होने वाले। लेकिन NaCl में क्या होगा, NaCl टूटेगा तो दो आयन देगा, एक Na एक Cl, इसीलिए आई का मान 2 है। K2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब आयनाइज होगा तो 3 आयन देगा, इसीलिए यहाँ पर आई का मान 3 है। यूरिया आपका क्या है, यूरिया का कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनाइज नहीं होता है, इसलिए आई का मान 1 है। ग्लूकोज आई का मान 1 है, ये आयनाइज नहीं होता है। सुक्रोज आई का मान 1 क्योंकि आयनाइज नहीं होता है। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो इक्वल टू आई इनटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, आई इनटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। आइए हम लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें लिखे, इसे कॉपी कर लीजिए बेटा, इसे रख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और आपको हम बता रहे हैं कैसे इसे यूज करना है। क्वेश्चन पढ़ते समय पहले ये देखेंगे कि क्या आपको जो है क्वेश्चन में जो सॉल्यूट है आपको उसका फॉर्मूला दिया है। यदि फॉर्मूला दिया है तो इसका मतलब आपको देखना है क्या वो आयनिक कंपाउंड है। यदि वो आयनिक कंपाउंड है तो उस पर पढ़ते समय ध्यान दिए, उसमें यदि बात कर रहा है वो परसेंटेज आयनाइजेशन की, तो फिर ये फॉर्मूले यूज करके आई का मान निकाल लेंगे। यदि उसमें परसेंटेज आयनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उसका फॉर्मूला दिया है, तो आप उसमें देखेंगे आई का मान वही होगा जितने नंबर ऑफ आयंस को फॉर्म करेगा। ये बात होगी डिसोसिएशन की। जब एसोसिएशन की बात करेगा तो वहाँ बात करेगा वो डाइमर फॉर्म करेगा, ट्राइमर फॉर्म करेगा, पूरी बातें करेगा। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीके से आपको क्वेश्चन हल होगा। तो यानी जो आपका वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी पहली क्या थी, वो थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो क्या होगा, वो था आपका P नॉट माइनस P सॉल्यूशन बाई P नॉट इक्वल टू हो जाएगा I। क्या होगा, I मतलब वाटर फैक्टर इनटू N2 बाई N1, I इंटू N2 बाई N1, ये होगा आपका फॉर्मूला। और यहाँ पे मैं दूंगा 5 स्टार, इससे पहले वाले को दिया था हमने 4 स्टार, ये 5 स्टार है क्योंकि यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बेटा यदि वो टर्म यूज करता है आयनाइज होगा या आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, तो आपको आई का मान क्या करना है, मतलब आयनिक कंपाउंड दे रखा है तो आपको देखना है वो कितने आयन में टूटेगा, या परसेंटेज बोलेगा कि कितने परसेंट आयनाइज होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख कर आप वैल्यू कर आई का वैल्यू निकालेंगे और उस आई का मान यहाँ रखेंगे। देखिए यदि आपको यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब दे रखा है, उन सब के लिए आई का मान 1, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है तो उसके लिए आई का मान 1 होता है। तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, वही हो जाएगा आपका जो, यानी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों सेम होगी। दोनों क्या होगी, सेम होगी। कब सेम होगी, जब आई का मान क्या होगा, आई का मान 1 होगा तो दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। ठीक। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो क्या था, डेल्टा टीबी इसको तो क्या था, तो था आई इंटू डब्ल्यू, आई इंटू के बी था बेटा, आई इंटू के बी इंटू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक। और क्या था, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, तीसरी प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत ध्यान समझिए। तो उसका फॉर्मूला देगा डेल्टा पी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू आई का मान फॉर डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1 होगा या आयनाइजेशन ग्रेटर देन 1 होगा। आई का मान इक्वल टू 1 कब होगा? जब आपका क्या हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यानी वो ना ही आयनाइज हो, बट आयनिक इसमें भी है आपको, उसमें ना ही आयनाइजेशन होता हो ना ही एसोसिएशन होता हो। तो कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन में यदि आयनिक कंपाउंड नहीं दे रखा है, वही ध्यान रखना, क्वेश्चन में आयनिक कंपाउंड नहीं दे रखा है और आयनाइजेशन, डिसोसिएशन या डाइमराइजेशन टर्म यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब वह नहीं डिसोसिएट हो रहा है, नहीं वह एसोसिएट हो रहा है, तो आप आई का मान 1 रखेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट जो बता रखा है वह एक आयनिक कंपाउंड है तो आई यूज़ करेंगे, उसमें परसेंटेज आयनाइजेशन या एसोसिएशन टर्म या डाइमराइजेशन टर्म यूज़ किया गया तो आई का मान रखेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन 4, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आई का मान निकालना है फॉर डिसोसिएशन, मैंने ये दे रखा है, यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टर्म यूज हो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात होती है तो आई यहाँ से निकालेंगे। आयनिक कंपाउंड दे रखा है तो यहाँ से निकालेंगे, परसेंटेज बता रखा है तो उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन K4 FeCl 50% आयनाइज, आपको इसके लिए आई का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, ये आपको दे रखा है तो आपको देखिए अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1 है फॉर्मूला। क्या बोला है? 50% मतलब 50/100, यानी 50/100 इक्वल टू आई आपको निकालना, आई माइनस 1, एन कितना होगा? बता यदि ये आयनाइज होगा तो आयनाइज होगा कितने आयन फॉर्म करेगा? देखो ये आयनाइज होता है तो 4K प्लस FeCl 6 माइनस, यदि आयनाइज होता है तो 5 आयन बनाता है, 4 पोटेशियम और 1 फेरोसाइनाइड, तो 5 माइनस 1, तो देखिए ये हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई करिए 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हो गया, तो 4/2, ये 2 हो गया इक्वल टू आई माइनस 1, तो आई इक्वल टू क्या आएगा बेटा? आई इक्वल टू आएगा, ये उधर जाएगा, आई इक्वल टू आएगा 3, क्या आएगा? 3। तो वो कभी भी मिलता है क्वेश्चन तो परसेंटेज आंसर बोला, देखिए कैसे क्या है। K4 FeCl6 में 50% आयनाइज बोल रखा था, हमको आई निकालना था, हमने क्या किया बेटा? पहले तो देखिए K4 FeCl6 टूटेगा कितने आयन फॉर्म करेगा? 4 पोटेशियम आयन और 1 फेरोसाइनाइड का आयन फॉर्म करेगा। फॉर्मूला वाला क्या था? फॉर्मूला वाला था अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1, अल्फा कितना है? 50%, यानी 50/100, काट दिए 50/100, 2 हो गया, आई माइनस 1 बटे आयन कितने बटे एन क्या है? नंबर ऑफ आयन फॉर्म, टोटल कितने आयन फॉर्म करेगा? टूटने पर 5 आयन फॉर्म करेगा, 5 माइनस 1 कर दिए तो 5 माइनस 1 4 हो गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 2 4 2 हो गया, तो यानी आई माइनस 1 इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3 हो गया, क्योंकि 1 उधर गया प्लस हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से हो गया। इसी तरह क्वेश्चन हम करेंगे, बना लीजिए, कॉपी कर लिया ये ला। तो हम लोग एसोसिएशन की बात करें, क्वेश्चंस लगाइए बेटा, आपके पास जो भी बुक है क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कितने भी क्वेश्चन आए हो बहुत आसान है। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, मैं फिर आपसे बोल दूँ कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, तो आपके पास यदि समय कम हो या क्वेश्चन आपको शुरुआत में मिल जाए तो थोड़ा आगे करिए, इजीली हो जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, उसे भूला लगाइए, आगे बढ़िए, बाद में आपका समय बचेगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए जब लेंथी कैलकुलेशन हो तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, इसलिए शुरू में उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, आगे बढ़िए और थोड़ी देर बाद उसको लौट कर लीजिए। जब आगे क्वेश्चन कर लेंगे तब तो पास टाइम बचेगा, इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया बात डिसोसिएशन या आयनाइजेशन की। अब यदि एसोसिएशन होता है तो क्या होगा, एसोसिएशन का कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। दूसरा हमारा है फॉर एसोसिएशन of
सॉल्यूट। जैसे सबसे ज़्यादा पूछ रहा था एग्जाम्पल भी ये बेटा, लाइक सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आता है, लाइक बेंजोइक एसिड, एथेनोइक एसिड आर डाइमराइज्ड इन बेंजीन। बेंजीन के साथ इनका सोल्यूशन बनाते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं। बेंजोइक एसिड हो चाहे आपका एथेनोइक एसिड, याद है एथेनोइक एसिड आप पूछता है, एथेनोइक एसिड का मतलब बेटा क्या हो गया, CH3COH। ओके ठीक है। क्यों करता है ऐसा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, इस वजह से क्या होता है, डाइमर बनता है। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O H। दूसरा देखिए, इसमें देखिए CH3C डबल बॉन्ड O H। क्या हो गया, डाइमर फॉर्मेशन हो गया। क्या बना दिया, डाइमर फॉर्मेशन कर दिया। इसमें इस तरह से नहीं करते, इसको इस तरह से करते हैं, ज़्यादा से समझ में आता है। देखते आपको दिखाते हैं कैसे बनाएगा। ये C डबल बॉन्ड O H, COH डबल बॉन्ड O, पूरा गैप कर दें, CH3 अब ठीक लग रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया, ये डायरेक्ट दिखाया पड़ा तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो डाइमर फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, जब एसोसिएशन हो जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो क्या होता है, जब एसोसिएशन होगा तो बड़े मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन डाइमर फॉर्म किए, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल्स थे, जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल थे, वह सॉल्यूशन में घट गए। जब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घट गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो थ्योरेटिकल या आपका कैलकुलेटेड या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उससे ऑब्जर्व जो होगा उसका मान क्या रहेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घटेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, घट जाएगी। ओके, इसको एबनॉर्मलिटीज आ गई, तो यहाँ पर फिर इस्तेमाल होगा आपका फैक्टर। इसका मतलब मैंने कॉपी कर लिया, सर कॉपी कर लिया बेटा, ये हो गया। इसके मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो क्या होगी, वह थ्योरेटिकल वाले से क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और जो आपका ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा वेट में डाइमर फॉर्म कर दिया, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये थ्योरेटिकल चीज़ें आपको ध्यान रहेगी, तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आएगा तो भी आप कर सकते हैं। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी उसका वैल्यू कम होगा, किससे, नॉर्मल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बात कर रही है कि ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन रियल में हो क्या रहा है, डायमराइजेशन हो जा रहा है। तो जब एसोसिएशन हो जा रहा है तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घट जा रहा है, इसीलिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल में जो अपना वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल रही है वह कैलकुलेटर से क्या है, कम है, क्या है, कम है। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट होगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वह ग्रेटर देन होगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट से। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट। ओके, दूसरा बेटा जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर होगा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई होगा, उसका मान क्या होगा, लेस देन वन होगा। क्या होगा, लेस देन वन होगा। किसके लिए होगा, फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन। इसमें आपको जो ध्यान रखना है पॉइंट बेटा, पूरा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं करा रहा हूँ आपको, वो ध्यान रखिए वो क्या है। इसके लिए अल्फा इक्वल टू होगा 1 माइनस आई, बहुत ध्यान समझिएगा इसको, डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई एन। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो जो आपको डाइमर बोलेगा तो एन का मान 2 हो जाएगा, टाइमर बोलेगा एन का मान 3 हो जाएगा। आपको परसेंटेज ऑफ डायमेंशन, परसेंटेज ऑफ ट्रांजिशन आपको बताएगा, अल्फा का मान वहाँ रख देंगे। आई का वैल्यू निकालेंगे, आई का मान ही हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई होगा, यदि एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए पहले एन इक्वल टू 2, इसके लिए फॉर डाइमराइजेशन या डाइमर, इक्वल टू 3 फॉर प्राइमर, इक्वल टू 4 फॉर टेट्रामर। ठीक, और वैसे कॉपी कर लिए, कॉपी कर लीजिए। एक और पॉइंट बचा है वो लिखवा दें, मेरा कॉपी हो गया। ठीक, अब समझिए बेटा, यदि आपका 100% इफ 100% एसोसिएशन, ये कैसे पहचानेंगे बेटा, यदि वो बोलता है फॉर्म डाइमर और वो परसेंटेज नहीं बताता है कितना परसेंट डाइमराइज हो रहा है, इसका मतलब 100% डाइमराइजेशन है। यदि वो बोलता है फॉर्म ट्राइमर, इसके मतलब और उसके बारे में परसेंटेज नहीं बता रहा है, क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया है, इसका मतलब 100% पॉलीमराइजेशन है। तो इसके लिए आपका जो आई का मान देन आई इक्वल टू होगा 1 बाई एन। क्या होगा, 1 बाई एन, यानी फॉर डाइमर आई इक्वल टू 1 बाई 2, फॉर प्राइमर आई इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 3। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर में स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन का पूरा होता है। हम लोग नेक्स्ट मुलाकात में करेंगे इसका क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। बट आपको इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है। आपको इसमें कुल मिलाया कि बहुत ज़्यादा तो मान लिया 10 से 12 कुल टोटल वो आपका क्या उसका इक्वेशंस हैं, आपके फॉर्मूलेज हैं, उतने फॉर्मूले आपको याद रखने और उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन इसका आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा क्रिटिकल भी है, क्योंकि आपको उसको कई बार पढ़ना है और उसको समझना है। क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बच्चे क्वेश्चन पढ़ते तो लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं पाते कहना क्या आता है, फॉर्मूला फिट करते हैं, ऑप्शन मिलता है, टिक करके खुश हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई का मतलब बॉन्ड ऑफ फैक्टर को लेकर बहुत ध्यान रखें। आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि आई का वैल्यू यूज करना है नहीं यूज करना है। पहले आप चेक करिए कि आयनिक कंपाउंड है क्या, यानी आयनाइजेशन होगा। तो यदि आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइजेशन हो गया, तो जो इतने भी आयन बनेंगे आई की वैल्यू रख देंगे। फिर यदि वो परसेंटेज आयनाइजेशन की बात करता है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, उससे आप आई का मान निकालेंगे। यदि वो बोल रहा है कि डाइमराइज हो रहा है, ट्राइमराइज हो रहा है, उसने कुछ नहीं कहा उसके बाद, इसका मतलब आई का मान आपका यहाँ से है, डाइमर मतलब 1/2 आई का मान, ट्राइमर मतलब 1/3। ठीक है, वो बोलता है कि डाइमराइजेशन इतने परसेंट हो रहा है, तो फिर आप आई का मान यहाँ से निकालेंगे। अल्फा इक्वल टू, अल्फा मतलब ये होता है, अल्फा क्या है, अल्फा बेटा आपका है, अल्फा आपका है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा क्या बेटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन बता देगा, अल्फा का मान रखेंगे 1 माइनस आई बटे 1 बाई एन। क्या एन आपका है कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, 2 एसोसिएट हो रहे हैं तो डाइमर, 3 एसोसिएट हो रहे हैं ट्राइमर, 4 टेट्रामर, 5 पेंटामर, सो ऑन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है बहुत ही सावधानी से।
फिर मैं आपसे कहा कि यदि कैलकुलेशन लंबा है तो उस क्वेश्चन को गोला करिए, आगे बढ़िए। ये कैलकुलेशन में समय जाएगा तो आपके आगे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। देखिए थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं में आते हैं, 1-2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, उनको भी उसमें आप छोड़कर बाद में आपको समय मिल जाएगा। ऐसा ना हो उसमें आप बहुत समय खर्च कर दें और उतने समय में आप आगे 5-7 क्वेश्चन कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में कंपटीशन में आपको ट्रिक, तरीका और बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके कंपटीशन बीट किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।